हेलो एवरीबॉडी, व्हाट्स अप, क्या हाल चाल है सभी के। दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह एंड वेलकम टू द सेशन जहां पर आज हम मॉडल वर्ब्स का जो ये टॉपिक है वो डिस्कस करने वाले हैं, दैट टू इन वन शॉट। सो मॉडल वर्ब्स, देखो अब मैंने ना ऑलरेडी वर्ब्स का जो लेक्चर है यानी कि पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हो चुका है जहां पर हमने वर्ब्स, एडवांस वर्ब्स पढ़ लिए थे। अब आज बारी आ चुकी है मॉडल वर्ब्स पढ़ने की। मॉडल वर्ब्स से भी अगर हम देखें तो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी तक हमने देखा है कि ज्यादातर क्वेश्चंस नहीं आए हैं, बट हाँ क्वेश्चंस आते हैं। तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही इजी सा टॉपिक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, तो इसको भी हम जल्दी से निपटा लेते हैं, ठीक है। सारे इसके जितने भी रूल्स हैं और कितने मॉडल वर्ब्स होते हैं ये सब आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। अब जब हम बात करते हैं बेटा मॉडल वर्ब की, तो सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये समझना कि मॉडल वर्ब्स आते कहां से हैं, यानी कि बैकग्राउंड क्या है भाई, है ना। तो ये किस कैटेगरी के शब्द होते हैं, ये वर्ब की कैटेगरी से ही निकल करके आते हैं। देखो बेटा, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को वर्ब पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था कि जब हम वर्ब की बात करते हैं तो वर्ब जो है ना वो दो तरीके से हमारे पास बट जाता है, ठीक है। एक हमारे पास आता है हेल्पिंग वर्ब और एक आता है मेन वर्ब, राइट। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं, एक हेल्पिंग वर्ब होता है, एक मेन वर्ब होता है। तो अब अगर हम बात करें, मेन वर्ब को हटा देते हैं, अब हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। तो हमारे पास दो टाइप के हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास होता है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, राइट एक हमारे पास होते हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, एक हमारे पास होते हैं मॉडल वर्ब्स या फिर मॉडल ऑक्सिलरीज भी बोलते हैं। अब नाम कुछ भी ले लो, देखो ये एक ही चीज होती है ना, डिफरेंट डिफरेंट नहीं है, ये एक ही चीज है। ऑक्सिलरी बोलो या हेल्पिंग वर्ब बोलो, एक ही बात है एक तरीके से, ठीक है। सो वर्ब में हेल्पिंग वर्ब हमारी यहां पे लिख देती हूं, कंफ्यूजन ना हो। हेल्पिंग वर्ब बेटा हमारी किस तरीके से डिवाइड होती है, दो तरीके से डिवाइड होती है, प्राइमरी ऑक्सिलरीज या प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, एंड दूसरा है हमारे पास मॉडल ऑक्सिलरीज या मॉडल वर्ब्स। अब प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में हमारे पास क्या क्या होता है, देखो यहां पर हमारे पास बी की फॉर्म, डू की फॉर्म, हैव की फॉर्म होती है ना। या फिर अगर मैं और आपको शॉर्ट में अच्छे से समझाऊं, जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो उस हिसाब से हमारे पास इज, एम, आर, वॉज, वर ये होता है, डू, डज, डिड ये होता है, हैज, हैव, हैड ये होता है। यही होता है बेटा हमारे पास। तो देखो बी की जो वर्ब है उसकी जो फॉर्म्स होती हैं वो यही होती है, इज, एम, आर, वॉज, वर। डू की डू, डज, डिड, हैव की हैज, हैव, हैड। तो अगर हम ये देखें तो इस हिसाब से देखो ये सारी हमारी जो होती है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में आ जाती हैं। और जब हम पढ़ते हैं बेटा मॉडल वर्ब्स को, तो मॉडल वर्ब्स हमारे पास टोटल 13 मॉडल वर्ब्स होती हैं, ठीक है। और उसमें से 13 कौन सी होती है आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, कैन, कुड, शैल, शुड, ठीक है, ये सभी एक्सेट्रा, ये हमारे पास 13 मॉडल वर्ब्स रहती हैं। अब यहां पर ना देखो, जब हेल्पिंग वर्ब हमारी दो तरीके से डिवाइड होती है, तो मैंने आपको बता ही दिया है ना कि एक प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होती है और एक मॉडल वर्ब्स होती हैं। तो बेटा अब यहां पर आपको ये समझना है कि अब ये जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये हेल्पिंग वर्ब कभी भी सेंटेंस में अकेले नहीं आ सकती। मैं पहले भी बता चुकी हूं, वही रिपीट कर रही हूं आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। हेल्पिंग वर्ब कभी भी एक सेंटेंस में अकेले यूज नहीं होती, उसके साथ हमेशा कोई ना कोई दूसरा मेन वर्ब जरूर होगा। ये आपको सबसे पहले दिमाग में रखना है, ठीक है। क्या बोला मैंने, हेल्पिंग वर्ब किसी भी सेंटेंस में अकेले यूज नहीं होती, उसके साथ दूसरा कोई मेन वर्ब जरूर होता है, ठीक है। तो अब देखो, अब अगर हम इन हेल्पिंग वर्ब्स के साथ जब मेन वर्ब लगाकर पढ़ते हैं, इनके साथ जब मेन वर्ब यूज होने लग जाता है, उसकी अलग अलग फॉर्म यूज होने लग जाती है, तो यहां से क्या निकल के आता है टॉपिक, टेंसेस का। इज, एम, आर या वॉज वर्ब के साथ जब आप मेन वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगाते हो, या फिर आप डू, डज, डिड के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हो, या हैज, हैव, हैड के साथ जब आप मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हो, तो ये जो टॉपिक होता है ये होता है टेंसेस। लेकिन वहीं पर मॉडल वर्ब्स जब है ना वो यूज होती है मेन वर्ब के साथ, तो यहां से निकल करके आता है बेटा मॉडल वर्ब्स का अपने आप में एक टॉपिक। तो यानी कि वर्ब की जो ये हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं ये अपने आप में दो नए नए टॉपिक्स को जन्म देती हैं। जब आप इन हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब पढ़ते हो तो टेंसेस निकलता है, और इसके साथ जब मेन वर्ब पढ़ते हो तो मॉडल वर्ब्स निकलते हैं, ठीक है। सो आज हम इसी पर ध्यान देने वाले हैं। टेंसेस हम ऑलरेडी पहले कवर कर चुके हैं, सो आज हमारा फोकस मॉडल वर्ब्स पे रहने वाला है। अब यहां से ना एक और इंपॉर्टेंट चीज है आगे बढ़ने से पहले, कि बेटा ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं इनके अगर कुछ और फीचर्स के बारे में हम बात करें, है ना, तो फीचर क्या है, सबसे पहला तो मैंने आपको बताया कि ये अकेले नहीं आती सेंटेंस में। हर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब जो होगी तो उसके साथ एक मेन वर्ब जरूर होगा,
ठीक है, ये हेल्प करने के लिए आप हेल्पिंग नाम से समझ लो, ये इनको हेल्प चाहिए होती है, सेंटेंस में अकेले स्टैंड नहीं कर पाती हैं, है ना, इनको हेल्प चाहिए होती है और मेन वर्ब इनकी हेल्प करने के लिए होता है, तो ये हमेशा मेन वर्ब के साथ में रहेंगी। लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है बेटा, कि ये जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी, इसके साथ क्या कहानी है ना, कि ये जो है ये कई बारी बिना हेल्पिंग वर्ब, ये बिना मेन वर्ब के भी आ जाती है, यानी कि ये खुद मेन वर्ब बन जाती है। हमारा क्या कहना है, हमारा यहां पर रूल नंबर 1 जो है हेल्पिंग वर्ब का, ये है कि दे आर ऑलवेज यूज्ड विद मेन वर्ब, ये हमेशा मेन वर्ब के साथ यूज होती हैं। कैन नॉट बिकम मेन वर्ब, ये हमेशा मेन वर्ब के साथ आती हैं, ये हेल्पिंग वर्ब हैं, ये कभी भी मेन वर्ब नहीं बन सकती हैं, ठीक है। अब मेन वर्ब का काम क्या होता है, मेन वर्ब जो है सेंटेंस में अकेले स्टैंड करने की, अकेले रहने की क्षमता रखता है। मेन वर्ब अकेले आ सकता है सेंटेंस में, जैसे कि अगर बेटा मैं आपको यहां पर बोलूं कि आई स्टडी इंग्लिश, ठीक है, या आई टीच इंग्लिश, या आई ईट डिनर। अब यहां पर क्या है बेटा, एक ही वर्ब है ना, एक ही वर्ब नजर आ रही है, स्टडी, मैं पढ़ रही हूं इंग्लिश, तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, दोबारा एक ही आपको यहां पर वर्ब नजर आ रही है। तो ये कौन सी वर्ब है, ये हमारी मेन वर्ब है। हम क्या बोल रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में अकेले नहीं आ सकती, उसे मेन वर्ब की जरूरत होती है, और वो कभी खुद मेन वर्ब नहीं बन सकती। लेकिन ये जो हमारी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स है ना, ये कभी कभार मेन वर्ब भी बन जाती है, यानी कि ये अकेले भी आ सकती है सेंटेंस में, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल दूं, तो एग्जाम्पल ये वाला देखो जरा। अब यहां पर अगर बेटा कहा जाए कि आई एम टीचिंग इंग्लिश, ठीक है, अब यहां पे अगर ये सेंटेंस देखें तो इसके, और यहां पे ये सेंटेंस देखें, आई एम अ टीचर, तो बेटा इस सेंटेंस के अंदर अगर आप देखोगे तो यहां पे ना एम जो है वो एक हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है, और उसके साथ एक मेन वर्ब आया हुआ है जो कि यहां पर क्या कर रहा है, मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है। मेन वर्ब ऐसा वर्ब होता है जो सेंटेंस में अकेले आ सकता है, ठीक है। लेकिन वहीं पर यहां पे देखो, अगर मैं ऐसे लिख दूं आई एम इंग्लिश, तो आई एम इंग्लिश कुछ सेंटेंस बन रहा है भाई, मैं इंग्लिश हूं, क्या है ये, सेंटेंस ही नहीं बन रहा कुछ। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसलिए ये देखो एम के साथ यहां पर क्या है, एक मेन वर्ब लगी हुई है जो कि सेंटेंस को कंप्लीट कर रही है, मीनिंग दे रही है कि मैं पढ़ा रही हूं इंग्लिश। तो एम यहां पर हेल्पिंग वर्ब था, तो उसके साथ क्या हुआ, एक आईएनजी फॉर्म आई, क्योंकि एम के साथ आईएनजी फॉर्म ही लगती है, तो वो आईएनजी फॉर्म आई और वो मेन वर्ब की थी। अब जाके सेंटेंस कंप्लीट हुआ। लेकिन यही हेल्पिंग वर्ब यहां पर अकेले है, इसके साथ कोई और वर्ब नहीं है ना। देखो एम के साथ हम क्या यूज करते हैं, बचपन से सीखते आए हैं, इज एम आर यूज करते हैं, पर बेटा क्या यहां पर एम के साथ कोई इज एम आर नजर आ रहा है, नहीं आ रहा। मैं हूं टीचर, यहां पे आए, बात किसकी हो रही है, ये है सब्जेक्ट, मैं क्या हूं, टीचर हूं, तो यहां पर ये कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। लेकिन यहां पर जो है ना, देखा जाए तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये अकेले आ रखी है, यानी कि अब ये हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं कर रही है, अब ये एक मेन वर्ब बन चुकी है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो कभी सेंटेंस में अकेले आ ही नहीं सकती है, मेन वर्ब आ सकती है। तो अब ये जो है ना, ये हेल्पिंग वर्ब ना बन के मेन वर्ब का काम कर रही है। तो यहां से मैं ये कहना चाह रही हूं कि हमारा जो हेल्पिंग वर्ब का एक बहुत बड़ा रूल होता है ना, कि मेन हेल्पिंग वर्ब जो है, ठीक है, दे का मतलब क्या है, दे का मतलब है हेल्पिंग वर्ब, कि ये हेल्पिंग वर्ब जो है ये हमेशा मेन वर्ब के साथ आती है, और ये कभी भी मेन वर्ब नहीं बन सकती, यानी कि सेंटेंस में अकेले नहीं आ सकती। ये रूल प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के ऊपर अप्लाई नहीं होता। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब दोनों काम करते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब भी बनते हैं, यानी कि अपने साथ एक मेन वर्ब का भी इस्तेमाल करेंगे, कभी कभार ये खुद मेन वर्ब बन जाते हैं और अपने साथ किसी का भी यूज नहीं करते, अकेला इस्तेमाल होते हैं, यानी कि अकेले सेंटेंस में यूज होते हैं एज अ मेन वर्ब। अब यहीं से अब देखो फीचर हमें यहां पे मॉडल वर्ब का समझना है, कि मॉडल वर्ब जो है ना बेटा, ये कभी भी ये काम नहीं करेंगे, ये कभी भी मेन वर्ब नहीं बन सकते। तो अब हमें यहां से क्या समझना है, अब हमें यहां से मॉडल वर्ब्स के कुछ फीचर्स समझने हैं। सो मॉडल वर्ब्स के फीचर्स क्या हैं, ठीक है, मॉडल वर्ब्स के फीचर्स समझ लो, या फिर आप समझ लो कुछ रूल्स, ठीक है। मॉडल वर्ब्स के रूल्स क्या हैं, तो इनका सबसे पहला रूल ये है बेटा कि दे आर ऑलवेज used as a
हेल्पिंग वर्ब, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के तरीके से ही यूज होते हैं, यानी कि इससे सेकंड रूल क्या निकल के आ रहा है कि मेन वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड आफ्टर देम। ठीक है, अब क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब के तरीके से यूज होंगे तो बेटा हेल्पिंग वर्ब का मतलब ही क्या है कि सेंटेंस में अकेले नहीं आ सकता, उसको अपने बाद मेन वर्ब चाहिए। तो हम यही तो कह रहे हैं कि ये जो मॉडल वर्ब्स हैं ये एकदम कट्टर हैं भाई, ये हेल्पिंग वर्ब के रूल्स को नहीं तोड़ते। ये कहते हैं कि हम हेल्पिंग वर्ब हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब ही रहेंगे, हम सेंटेंस में अकेले नहीं आ सकते तो हम नहीं आएंगे। हम अगर सेंटेंस में आते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को हमेशा मेन वर्ब की जरूरत होती है, तो हम हमेशा मेन वर्ब का साथ ही लेंगे सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए। इतना समझ में आया है ना। अब यहां पर ये कौन सा सेंटेंस, मतलब ये कौन सा मेन वर्ब का फॉर्म लेते हैं बेटा, जैसे कि हम टेंसेस सीखते हैं तो हम जानते हैं कि इज एम आर वॉज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आती है वर्ब की, डू डज डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म, हैज हैव हैड के साथ थर्ड फॉर्म। तो यानी कि हम अगर देखें तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स में ये जो सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये अलग अलग फॉर्म यूज करते हैं मेन वर्ब की। लेकिन मॉडल्स के साथ क्या होता है बेटा, मॉडल वर्ब्स जो है ऑलवेज यूज या और ऑलवेज फॉलोड बाय, आप कुछ भी लिख सकते हो, समझने वाली बात है, ऑलवेज यूज बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब आफ्टर देम। इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ये क्या है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ये रूल क्या कह रहा है, ये रूल कह रहा है कि पहली बात तो क्योंकि ये जो हमारे मेन हेल्पिंग वर्ब्स हैं, मॉडल्स हैं, ये कभी भी मेन वर्ब नहीं बन सकते, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए इनके साथ में मेन वर्ब जरूर यूज होगा। अब दूसरी चीज क्या है, कौन सा फॉर्म यूज होता है, ये हमेशा बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब या फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। देखो बेटा, वैसे तो ना इंग्लिश लैंग्वेज में बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म सेम होती है मोस्ट ऑफ द वर्ब्स की, यानी कि अगर मैं यहां पर लिखूं प्ले और इसके 3 फॉर्म लिखूं, प्ले, प्लेड, प्लेड, राइट, है ना, ईट, एट, ईटन, ठीक है, ऐसे बहुत सारे बना लो आप, ईट, एट, ईटन, वॉच, वॉश्ड, वॉश्ड, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, आप जितने भी बनाना चाहते हो आप सारे बना करके देखो। तो उसमें क्या होता है कि 3 फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है। ये होती है हमारी फर्स्ट फॉर्म, ये होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म। तो बेटा अधिकतर वर्ब्स जो होती हैं उनकी फर्स्ट फॉर्म ही उनकी बेस फॉर्म होती है। ठीक है, बस यहां पर एक एक्सेप्शन है कि बी जो ये वर्ब है इसका ये बेस फॉर्म क्या है, बेस फॉर्म बी होता है, लेकिन इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, इज, एम, आर, ये इसका फर्स्ट फॉर्म होता है। ठीक है, सेकंड फॉर्म क्या होता है इसका, वॉज और वर, ये सेकंड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म क्या होता है बेटा, थर्ड फॉर्म इसका होता है बीन, ठीक है, और इसका आईएनजी फॉर्म बी आईएनजी बीइंग हो जाता है। तो यहां पर बस ये वाले में फर्क है कि इसकी फर्स्ट फॉर्म और इसकी बेस फॉर्म अलग है, वरना अधिकतर फर्स्ट फॉर्म और बेस फॉर्म एक ही होती है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहां दोनों चीजें लिखी हैं कि ये जो मॉडल वर्ब्स होते हैं ये अपने बाद या तो बेस फॉर्म लेंगे, अगर बी लग रहा है तो फिर बी का बेस फॉर्म आएगा, ठीक है, ये नहीं आएगा, या फिर ये फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। ठीक है, तो बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब यूज करते हैं, उसके अलावा और कुछ भी नहीं आता। सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, आपको अपने दिमाग में गांठ बांध लेनी है कि ये हमेशा मेन वर्ब के साथ आते हैं और मेन वर्ब का फर्स्ट या बेस फॉर्म लेते हैं। अब थर्ड रूल जो यहां से निकल करके आता है वो थर्ड तो हो गया, फोर्थ रूल जो निकल के आता है वो ये है कि बेटा मॉडल वर्ब्स जो हैं उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, आर नॉट अफेक्टेड बाय द सब्जेक्ट। ठीक है, अनअफेक्टेड रहते हैं, यानी कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, सिंगुलर है, इन पे फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं यहां पर लिख रही हूं आई कैन, ठीक है, तो आई के साथ भी कैन आएगा, ही के साथ भी कैन आएगा, शी के साथ भी कैन आएगा, और यहां पर दे के साथ भी कैन आएगा। हमारे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या होता था, इज, एम, आर, इन सब के साथ क्या होता था कि सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से डिसाइड होते थे। अगर मैं बोलूंगी शी तो शी प्लेज होगा, लेकिन अगर दे यानी कि बहुत सारे हैं तो दे प्ले होगा। लेकिन मॉडल वर्ब में ऐसा कुछ नहीं होता है,
प्लूरल हो, सिंगुलर हो, सब्जेक्ट कैसा भी हो, इन्हें फर्क नहीं पड़ता, ये अपनी कोई फॉर्म चेंज नहीं करते, बेसिकली वैसे के वैसे ही रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब रहेंगे, इनके बाद हमेशा मेन वर्ब आएगा, मेन वर्ब की बेस या फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, इनके ऊपर कभी भी सब्जेक्ट वगैरह का असर नहीं होता। अब यहां से बेटा हमारे पास 13 मॉडल वर्ब्स जो हैं उनको पढ़ लेते हैं जो निकल के आते हैं। सबसे पहला है हमारे पास 1 कैन, कुड, शैल, शुड, will, would, ought to, may, might and must। ये अब देखो 13 है हमारे पास, ये 10 और फिर हमारे पास 11th है dare, 12th है used to एंड 13th है नीड। बेटा इनको अगर हम ध्यान से समझें तो यहां पर आपको देखना पड़ेगा कि ये जो है हमारे 10 ये होती हैं कंप्लीट मॉडल्स, लेकिन ये जो 3 है ये होते हैं पार्शियल मॉडल्स। अब कंप्लीट मॉडल का मतलब क्या होता है बेटा, देखो कंप्लीट नाम में ही है, पूर्ण तरीके से मॉडल है, यानी कि देखो जैसे हमारे साथ होता है ना कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इंडियंस में चलता है, मैंने नहीं देखा बाहर कहीं विदेश में तो ये सिस्टम चलता नहीं है, इंडिया में ही ये सिस्टम चलता है कि भाई मैं वेजिटेरियन हूं, और एक होगा कि मैं नॉन वेजिटेरियन हूं, और एक बीच के होते हैं जो कहते हैं कि मैं वेजिटेरियन हूं लेकिन मैं संडे को और बाकी दिन खा लेता हूं नॉनवेज, ट्यूसडे को नहीं खाता हूं, सैटरडे को नहीं खाता हूं, है ना। ऐसे वाले कुछ होते हैं जो बीच का जिनका रहता है, या कुछ होते हैं जो कहते हैं कि ग्रेवी खा लेता हूं लेकिन बाकी का मैं जो है ना नॉनवेज कुछ नहीं खाता हूं। तो यहां पे अब इनको हम कौन सी कैटेगरी में डालें, है ना, तो हम इन्हें क्या बोलेंगे कि भाई ये कट्टर वेजिटेरियन भी नहीं है, ये प्रॉपर नॉन वेजिटेरियन भी नहीं है, कुछ तो बीच का बना रखा है इन्होंने। कुछ तो ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम एगिटेरियन हैं, हम अंडा खा लेते हैं लेकिन हम वेजिटेरियन की कैटेगरी में ही आते हैं, हम नॉन वेजिटेरियन की कैटेगरी में नहीं आते। तो वैसे ही ना देखो जैसे यहां पर ऐसा बन रखा है ना अलग अलग कैटेगरी, तो वैसे ही क्या है, वैसे ही हमारे मॉडल्स में है। ये जो हमारे 10 मॉडल्स हैं ये पूरे तरीके से मॉडल वर्ब है। जैसे हमारे पास होते हैं ना कि 110% वेजिटेरियन लोग जो कि किसी भी प्रकार का नॉनवेज नहीं खाते, यानी कि आप वहां पर वो अंडा भी नहीं खाएंगे, कुछ नहीं खाएंगे, प्रॉपर तरीके से वेजिटेरियन के रूल्स फॉलो करते हैं। तो वैसे ये हमारे कंप्लीट मॉडल्स हैं, यानी कि पूर्ण रूप से मॉडल है, ये मॉडल वर्ब के सारे रूल्स फॉलो करते हैं। ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब बन के रहेंगे, इनके बाद हमेशा मेन वर्ब आएगा, इनके बाद हमेशा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म आएगा, ठीक है, इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा सब्जेक्ट का। लेकिन ये 3 जो है ये पार्शियल मॉडल है, ये वो वाले हैं जो कहते हैं ना कि हम यार वैसे तो हम वेजिटेरियन हैं, हम नॉनवेज नहीं खाते लेकिन बाकी टाइम खा भी लेते हैं, बस ट्यूसडे को और वेंसडे या ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे छोड़ के, ऐसे वाले हैं ये। तो ये क्या है, ये कभी कभी तो मॉडल भी बन जाते हैं, लेकिन ये कभी कभी मॉडल वर्ब के अलावा मेन वर्ब भी बन जाते हैं, एडजेक्टिव भी बन जाते हैं। तो इसलिए इसको हम कहते हैं कि तुम पूरे तरीके से ना मॉडल वर्ब नहीं हो, तुम आधे वो मॉडल हो, ठीक है। जैसे ये है, ये तो पूरे रूल्स फॉलो कर रहे हैं अपने समाज के, लेकिन ये जो 3 निकम्मे हैं ये क्या करते हैं, ये कभी कभार रूल फॉलो करते हैं, मॉडल वर्ब बनते हैं, लेकिन कभी कभार ये रूल ब्रेक करते हैं, मेन वर्ब या एडजेक्टिव बन जाते हैं, ठीक है बेटा। तो ये अब हमें पढ़ने हैं एक एक करके। देखो ये स्कूल लेवल है पूरा का पूरा, अगर मैं आपको बताऊं तो इसलिए हमें इसमें यहां से ना देखो यहां से बेसिक क्वेश्चंस बनेंगे आप लोगों के, एरर आपको ढूंढने को आ सकता है, या फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकते हैं आपके पास, एमसीक्यू भी आ सकता है आपके पास। यहां से जो है आपके बेसिक क्वेश्चंस बनेंगे, तो बेसिक के लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मैं आपको ना डिटेल में नहीं बताने वाली ये सारी चीजें कि भाई कैन का 6 इस्तेमाल क्या होते हैं, कुड के 12 इस्तेमाल क्या होते हैं, ये सब बताने का कोई फर्क ही मतलब फायदा ही नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि आप पहली बात तो देखो मॉडल्स जो है उसके मल्टीपल यूसेज होते हैं, कंफ्यूज भी हो जाओगे, और जो क्वेश्चन एग्जाम में आने नहीं वाला उस पर हम अभी टाइम क्यों वेस्ट करें, एग्जाम्स पास आ रहे, टाइम हमारे पास वैसे ही कम है। तो हम कट टू कट सीखेंगे कि ये मॉडल वर्ब्स जो है इनका सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट क्या है, कैन और कुड में कहां अधिकतर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कहां से क्वेश्चन आ सकता है, मैं वो कंफ्यूजिंग चीजें आपको बताने वाली हूं अभी। और साथ ही साथ फिर हम ना लास्ट में जो बच्चे थोड़ा एडवांस लेवल जो है वो भी मैं पढ़ा दूंगी। पूरा हम इस तरीके से कवर कर लेंगे, ठीक है, कंप्लीट मॉडल, पार्शियल मॉडल, एंड लास्ट में आपको इडियोमैटिक मॉडल्स भी बताऊंगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले हमारे पास आता है कैन और कुड। तो देखो सिंपल है, कैन और कुड का मतलब क्या है, ये क्षमता बताने के लिए इस्तेमाल होता है, आप अपनी एबिलिटी बताते हो, ठीक है, कैपेबिलिटी बताते हो कि मेरे तो बस की है, कर सकता हूं या सकता था, ठीक है। कुड जो है ये क्या होता है बेटा, कुड जो है ये पास्ट के बारे में बात करता है, ये इसका पास्ट फॉर्म होता है कैन का, ठीक है। ध्यान में रखना एक इस्तेमाल क्या है कि जब हम रिपोर्टेड स्पीच की बात करते हैं तो कैन का पास्ट होता है कुड, ठीक है, COULD, हाँ कुड, वो क्या है, कैन का पास्ट फॉर्म होता है किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में, या फिर जिसे हम नरेशन भी कहते हैं,
ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच या नरेशन में कैन का पास्ट फॉर्म कुड होता है, एक तो ये इस्तेमाल है। बाकी ये बेटा जो है ये क्या बताता है, ये बताता है क्षमता, ये बताता है किसी काम को कर सकने की फीलिंग देता है। मॉडल वर्ब्स जो है बेसिकली सेंटेंस में एक्शन जो भी हो रहा है ना, जो भी मेन वर्ब हो रहा है, यानी कि जो भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है उसके पीछे के मोडालिटी बताने के काम आते हैं, मूड क्या है उसको करने का, फीलिंग क्या जुड़ी हुई है उसके साथ, वो बताने के काम आते हैं। तो ये दोनों क्या बताते हैं, अब मैं कंपैरिजन के बेसिस पे बताऊंगी ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। कैन और कुड सकने वाली फीलिंग देते हैं। कैन बोलता है प्रेजेंट में कर सकता हूं, कुड बोलता है पास्ट का कि कर सकता था, ये एबिलिटी मेरे पास थी, अभी नहीं है। ठीक है, अब यहां पर इतना समझ, मैं एग्जाम्पल से समझा देती हूं। सबसे पहला एग्जाम्पल जो आपके पास बनेगा वो ये बनेगा कि आई कैन speak in I can speak French। ठीक है, I can speak French। और अगर यहां पे मैं बोलूं कि I could speak French when I was in school, तो बेटा ये दोनों सेंटेंसेस में फर्क क्या है? आई होप आपको ये रेड कलर दिख रहा होगा। दोनों सेंटेंसेस में फर्क ये है बच्चे कि पहला सेंटेंस बोल रहा है कि मैं अभी ये काम कर सकती हूं, आई कैन स्पीक फ्रेंच, मैं फ्रेंच बोल सकती हूं। लेकिन यहीं पर हमारा जो सेकंड सेंटेंस है वो कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे रहा है कि पास्ट की बात हो रही है। वॉज भी लिखा हुआ है कि जब स्कूल में थी तब मैं फ्रेंच बोल सकती थी, अब पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो ये क्या है, ये आपको पास्ट की एबिलिटी बता रहा है, ये प्रेजेंट की एबिलिटी बता रहा है। अब बेटा ये क्वेश्चन है आपके सामने, आप इसका आंसर करेंगे। आई थॉट आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। मुझे लगा कि कई बार बच्चे जो है ना ये सेंटेंस यूज भी करते हैं क्लास में कि जब उन्हें बोला जाए कि बेटा एक क्वेश्चन करके दिखाओ तो मैम मुझे लगा मैं ये कर लूंगा, है ना। हम ऐसा हिंदी में बोलते हैं तो हमें लगता है सेंटेंस इंग्लिश में क्या बनेगा, आई थॉट आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब आप मुझे बताएंगे क्या ये सेंटेंस करेक्ट है या इसमें एरर है, और अगर एरर है तो एरर कहां है। ठीक है, स्क्रीन को पॉज करो, कमेंट्स में आंसर करो और बताओ क्या करेक्ट होगा आंसर। तो बेटा यहां पर जो करेक्ट आंसर है, ठीक है, वो क्या है, ये एरर यहां पर कैन में है। क्यों मेरे को पता चल रहा है, कैसे मेरे को आइडिया लग रहा है बेटा, क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस अगर देखें तो थिंक का पास्ट क्या होता है, थॉट। तो ये पास्ट टेंस में दिया है और हमें पता है सीक्वेंस ऑफ टेंस, हमने टेंसेस चैप्टर में पढ़ा है कि एक सीक्वेंस होता है, सेंटेंस के अंदर एक सीक्वेंस फॉलो होता है। अब यहां पे जब हमें इंडिकेशन मिल रहा है कि पास्ट की बात है, कि मुझे लग रहा था, तो तुम्हें लग रहा था तो फिर आगे भी तो तुम पास्ट का ही बताओगे ना कि तुम कर लेते, तुम्हें लग रहा था कि मेरे से हो जाएगा, है ना। हिंदी में जब हम बोलते तो हमें लगता है कि पास्ट ये प्रेजेंट का मीनिंग दे रहा है, बट बेटा आपको समझना पड़ेगा हिंदी इंग्लिश दोनों बहुत डिफरेंट लैंग्वेज है। ठीक है, सो आई थॉट आई कुड होना चाहिए, कैन नहीं होना चाहिए, क्योंकि पास्ट का आप बता रहे हो, पास्ट की अपनी फीलिंग शेयर कर रहे हो। सो कैन की जगह क्या आएगा, आई थॉट आई कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन। अच्छा, ऐसा ही एक और क्वेश्चन अगर बन जाए तो, है ना, फॉर एग्जाम्पल आई थिंक I could go and I think I could, रुको, I think question number 2, help him with his वर्क। अब इस वाले क्वेश्चन में बताओ एरर कहां है, तो सिंपल है, आपको समझ में आ रहा होगा अभी तक तो कि मैम आई थिंक है, तो यानी कि आप यहां पे फीलिंग एक तो सकने वाली दे रहे हो कि मेरे को लगता है मैं उसकी मदद कर सकता हूं, तो यहां पे कुड नहीं, क्या आना चाहिए बेटा, कैन आना चाहिए, राइट। तो ये आपका आंसर है। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब यहां पर कैन जो है वो एक और चीज हेल्प करता है हमें बताने में, जो कि है परमिशन। आप परमिशन या तो ले रहे हो, ठीक है, परमिशन सीख कर रहे हो, सीख यानी कि परमिशन ले रहे हो, या फिर परमिशन ग्रांट कर रहे हो यानी कि परमिशन किसी को दे रहे हो। दोनों केसेस में कैन का इस्तेमाल होता है, लेकिन बेटा ये परमिशन कैसी होती है, इनफॉर्मल परमिशन होती है। यानी कि आप जानते हैं फॉर्मल इनफॉर्मल रिलेशनशिप्स क्या होती है, राइट। लेटर लिखते आ रहे हैं बचपन से, फॉर्मल इनफॉर्मल। तो फॉर्मल लेटर हमेशा ऐसे रिलेशनशिप में यानी कि ऐसी जगहों पे लिखा जाता है जहां पे हम सामने वाले के साथ ज्यादा क्लोज नहीं है, या तो कभी मिले ही नहीं है, या फिर कभी मिले हैं तो रिलेशन जो हम शेयर करते हैं बहुत फॉर्मल है, जैसे स्कूल के प्रिंसिपल्स के साथ, टीचर्स के साथ। बट फ्रेंड्स के साथ एक इनफॉर्मल रिलेशन होता है, या फिर रिलेटिव्स के साथ, राइट। तो यहां पर इनफॉर्मल अगर आप परमिशन लेना चाहते हो, जैसे घर पे मम्मी से कि हाय मॉम, कैन आई गो आउट विद माय फ्रेंड्स, कैन आई गो एंड वॉच अ मूवी विद माय फ्रेंड्स, ठीक है।
तो आप यहां पर कैन का इस्तेमाल कर रहे हो यहां पे एक परमिशन लेने के लिए, लेकिन अगर वहीं पर आप परमिशन दे दें आपकी मम्मी कि हाँ जाओ, चलो चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, यस यू कैन गो आउट विद योर फ्रेंड्स। सो परमिशन लेने के लिए एंड देने के लिए, दोनों ही केसेस में बेटा आप यहां पर कैन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब हम आगे आ जाते हैं। सबसे कंफ्यूजिंग जो लगता है बच्चों को वो ये लगता है, ठीक है, तो ये भी मैं समझा देती हूं एक टेबल के फॉर्म में। चलो तो जल्दी से टेबल बना देते हैं, फिर इसका कंफ्यूजन भी आपका जो है वो दूर कर देते हैं। आई होप ये लाइन स्ट्रेट बन रही है, स्ट्रेट ही बन रही है आई गेस। हाँ ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हमारे पास यहां आता है मे, माइट, मस्ट। ठीक है बच्चे, सो मे, माइट, मस्ट में अगर हम देखें तो सबसे पहला जो हमारे पास यहां पे रहता है, ये तीनों ही जो है ना ये बताते हैं पॉसिबिलिटी। अब बच्चे बड़े ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, पॉसिबिलिटी, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि पॉसिबिलिटी मैम तीनों बता रहे हैं तो कब कौन सा यूज करना है, कैसे पता चलेगा, बिलिटी। ठीक है, बोलते बोलते तो ना लिखो साथ में, तो इतना मल्टीटास्किंग नहीं हो पाता, स्पेलिंग्स कई बार गलत हो जाती हैं, है ना, हो जाता है यार, टीचर्स हैं, समझाना भी है एक ही साथ, तो दिमाग दोहरा फंक्शन कर रहा होता है, दो तरीके से फंक्शन कर रहा होता है। सोच भी रही हूं अंदर ही अंदर, है ना, बोल भी रही हूं साथ के साथ, एक्सप्लेन भी कर रही हूं, लिख भी रही हूं, तो दिमाग में ये भी चल रहा है, कॉन्सेप्ट भी, तो इतने में कई बार हो जाता है कि गड़बड़ी हो जाती है। ठीक है, जैसे मैंने ना पिछले में, पता नहीं आप लोगों के साथ अभी नहीं हुआ है इस सीरीज में, ऐसे इसमें कुछ नहीं हुआ है, एक दूसरी जगह पे मैं क्लास में पढ़ा रही थी। ठीक है, सो उस क्लास में क्या हुआ कि मैं बच्चों को कॉन्सेप्ट एकदम सही समझा रही हूँ, एकदम सही समझा रही हूँ मैं कॉन्सेप्ट, कि बेटा रिपोर्टेड स्पीच का कॉन्सेप्ट था कि बेटा ये ना ऐसे ऐसे होना चाहिए, यहाँ पे जब आप इंटरोगेटिव सेंटेंस चेंज करते हो तो टेंस चेंज होता है, सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में चला जाता है, कॉन्सेप्ट एकदम सेम समझा रही हूँ, लेकिन जब उसको लिख रही हूँ तो टेंस चेंज करना ही भूल गई। और फिर बाद में मुझे बच्चों ने बोला मैम उस वाली वीडियो में आपने ना वो गलती कर दी। मैंने कहा हे भगवान, अब वो गलती किस चीज की थी? वो गलती थी कि दिमाग ही आपका दो जगह पे बट गया, एक आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, दूसरा आप बच्चों को कुछ बता रहे हो, तीसरा आप कुछ लिख रहे हो, तो वो कोऑर्डिनेशन एकदम से, है ना, क्या होता है कि करने लगो तो एकदम से पता नहीं चलता, वो लगता है दिमाग में कि हम सही लिख रहे हैं लेकिन गड़बड़ी हो जाती है। चलो खैर ठीक है, इंसान है ना, इतना कोऑर्डिनेशन भी हम सीख गए तो फिर तो मतलब कुछ ज्यादा ही पावर नहीं आ जाएगी अपने पास, इंसानों के पास। चलिए, बट ठीक है, मेरे ख्याल से चीजें टाइम के साथ हो जाता है ना, करते 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 करते, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हैं, बट आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो मे, माइट एंड मस्ट जो है बेटा ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज करते हैं बच्चों को, क्योंकि ये तीनों पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। अब स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता कि पॉसिबिलिटी मैम कहां पर कौन सा वर्ड यूज होना चाहिए। तो देखो अब यहां पे फर्क क्या है कि मे के इस्तेमाल से भी आप पॉसिबिलिटी बताते हो, मतलब की संभावना, यानी कि किसी चीज के होने के चांसेस, लेकिन ये तीनों अलग अलग तरीके से चांसेस बताते हैं। जैसे बेटा देखो, मे जो है वो बोलता है कि किसी चीज के होने के चांसेस अगर 50-50 हैं तब आप क्या करोगे, तब आप मे का इस्तेमाल करोगे। किसी चीज के होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा लो हैं, ठीक है, लो प्रोबेबिलिटी या लो चांसेस हैं, तब आप माइट का इस्तेमाल करते हो। किसी चीज के होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत हाई चांसेस हैं, तब आप क्या करते हैं, तब आप मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये तीनों में फर्क होता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल दूं और मैं यहां पर लिखूं कि ही मे बी लेट, और फिर मैं यहां पे लिखूं ही माइट बी लेट, और अगर मैं यहां पर लिखूं कि ही कॉल्ड मी 15 मिनट्स अगो, स्पेलिंग देखो फिर मैंने गलत लिख दी, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, ऐसा एग्जांपल देते हैं कि he owns a Bugatti, he must be rich, ठीक है। अब आपके सामने 3 सेंटेंसेस हैं, राइट, तो या फिर चलो इसको भी सिमिलर ही कर देते हैं, he may be rich, he might be rich।
इन सेंटेंसेस को अगर देखो बेटा, अब अगर मैं बोलूं इन तीनों सेंटेंसेस में क्या गड़बड़ है, एरर क्या है, तो इसमें किसी में भी एरर नहीं है, क्योंकि यहां पर ना देखो ये दोनों, ये सेंटेंसेस खासकर, इसमें तो चलो हमने फिर भी कुछ और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी है, इन दोनों सेंटेंसेस में खास करके बच्चे बोले कि मैम इनमें फर्क क्या समझ में आएगा। बेटा फर्क जो है ना वो एक शब्द के इस्तेमाल होने से, यहां पे मे के इस्तेमाल होने से और यहां पे माइट के इस्तेमाल होने से अपने आप मीनिंग जो है सेंटेंस के अंदर चेंज हो जा रहा है। हालांकि एक्स्ट्रा कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, बट अपने आप ये वर्ड जो है यही उसके अंदर जो मीनिंग है उसको बहुत स्ट्रांगली चेंज कर रहा है। जब हम बोल रहे हैं कि ही मे बी रिच, दैट मींस कि चांसेस है कि वो अमीर हो सकता है और चांसेस है कि नहीं भी हो सकता, ठीक है। और यहीं पर जब हम बोल रहे हैं ही माइट बी रिच, यानी कि बहुत ही कम चांसेस हैं उसके रिच होने के भाई, है ना, मेरे को नहीं लगता कि वो अमीर है। लेकिन वहीं पर हम यहां पर अगर बोले कि ही ओन्स अ बुगाटी, ही मस्ट बी रिच, तो यहां पे हमें पता है कि भाई उसके पास बुगाटी है यार, गाड़ी बढ़िया बुगाटी ड्राइव करता है, तो पक्का रिच होगा। तो यहां पे रिच होने के चांसेस ऑब्वियसली हाई है, स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, क्योंकि हमें पता है बुगाटी ड्राइव करता है भाई, अगला बंदा रोलेक्स की घड़ी पहनता है कि नहीं, तो होगा ही ना रिच, तो स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। तो ये होगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। इस तरीके से मे, माइट एंड मस्ट, इस तरीके से आपको डिफरेंस जो है पॉसिबिलिटी में देखना पड़ेगा। 50-50 चांस, लो चांसेस, स्ट्रॉन्ग चांसेस। क्लियर बेटा? चलो एक और एग्जाम्पल देकर के समझाती हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं कि ही might pass the exam, he might pass the exam although he hadn't prepared much। हम बोल रहे हैं कि एग्जाम पास कर सकता है, हालांकि उसने ज्यादा प्रिपरेशन नहीं करी है, लो चांसेस हैं उसके वो पास होने के, प्रिपरेशन ही नहीं करी है, समझ में आ रहा है, तो क्या ही पास करेगा एग्जाम, सीधी सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारे पास जो यूसेज है वो क्या है? नेक्स्ट यूसेज है बेटा जब हम परमिशन लेना चाहते हैं या देते हैं, तो परमिशन, कौन सी परमिशन यहां होती है? यहां पे फॉर्मल परमिशन आ जाती है, ठीक है। अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, तो फॉर्मल परमिशन सीख करने के लिए या फिर ग्रांट करने के लिए, ठीक है। तो दोनों ही केसेस में यहाँ पे मे का इस्तेमाल होता है, जैसे कि अपने स्कूल वगैरह में या फिर ऑफिशियल, जैसे ऑफिस वगैरह में हम क्या बोलते हैं, ऑफिस वगैरह में हम इस्तेमाल करते हैं ना, मे आई, ऑफिस में तो इस्तेमाल नहीं करते, स्कूल में करते हैं, मे आई कम इन, ठीक है। तो आई कैपिटल नहीं होना चाहिए, बट ठीक है आप समझ लो, मे आई कम इन, तो टीचर क्या बोलती है? यस यू मे। तो यहां पे बेटा परमिशन दे रही हैं तो हाँ तुम आ सकते हो, मे आई कम इन, आप परमिशन ले रहे हो तो फिर आपने इस तरीके से पूछा। तो मे का इस्तेमाल ऐसे भी होता है, मे का इस्तेमाल बेटा प्रे, विश या कर्स के लिए भी होता है, जैसे कि मे गॉड ब्लेस यू। तो यहां पर क्या है, ये आप एक विश कर रहे हो या किसी के लिए ब्लेसिंग्स है ना, कि आप भगवान तुम्हें खूब तरक्की दे, मे गॉड गिव यू सक्सेस, ठीक है। तो जो भी है ऐसे, कर्स, मे यू रॉट इन हेल, किसी को कर्स कर रहे हो तो मे का इस्तेमाल होता है। और एक और यहां पे ध्यान रखना है आप लोगों को कि मे जो है, ठीक है, मे चेंजेस टू माइट, कैसे, कब? इन रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में भी क्या होता है कि मे जो है वो माइट में चेंज हो जाता है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा? रीड द सेंटेंस केयरफुली, सेंटेंस आपको खुद बता देगा, ठीक है बेटा, कि यहां पर कोई फीलिंग देने की कोशिश हो रही है, यहां पे कोई सेंटेंस है जिसको रिपोर्ट किया जा रहा है, रिपोर्टेड स्पीच का, इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, ठीक है। तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो उस केस में भी जो है मे माइट में चेंज होता है, ठीक है। चलो अगला आता है हमारे पास शुड और ऑट टू। इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि शुड भी एडवाइस देने के काम आता है, ऑट टू भी एडवाइस देने के काम आता है। अब जब हमें एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये एमसीक्यू आता है जहां पर एडवाइस दी जा रही है, लेकिन शुड भी है ऑप्शन में और ऑट टू भी है ऑप्शन में, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि शुड यूज करूं कि ऑट टू, दोनों ही एडवाइस देने के काम आते हैं। तो देखो बेटा एक सिंपल सा इनके बीच में फर्क है। शुड जो है वो नॉर्मल सलाह देने के काम आता है, लेकिन ऑट टू जो है वो मॉरल सलाह देने के काम आता है, मॉरल ऑब्लिगेशंस बताता है। देखो मैं समझाती हूं। शुड का मतलब होता है जब आप अपने ओपिनियन में अपनी पर्सनल एक सलाह दे रहे हो किसी को, पर्सनली आप किसी को सजेस्ट कर रहे हो कोई चीज, ठीक है। तो यानी कि यहां पर अगर कोई पर्सनल सजेशंस है, पर्सनल सजेशंस है, ठीक है, या आपका इंडिविजुअल पीओवी है, इंडिविजुअल पीओवी है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो अगर आप दे रहे हो तो आप शुड का इस्तेमाल करोगे। लेकिन इन जनरल आप बता रहे हो कि व्हाट इज करेक्ट, क्या सही है, क्या होना चाहिए, आप जनरली कुछ बता रहे हो तो आप ऑट टू का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। क्लियर है बेटा? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि यू या ही
इज नॉट वेल, चलो ये इसको लिखने की जगह सिंपल एक लिखते हैं कि यू शुड सी अ डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर को देखना चाहिए या दिखाना चाहिए, ठीक है, यू शुड सी अ डॉक्टर, है ना। तुम्हारी अब सोचो किसी की बीमारी है, बहुत समय तक बीमारी चल रही है, खांसी जुकाम है, ठीक ही नहीं हो रहा, तो हम उसको अपना एक पर्सनल, देखो एक पर्सनल आप अपना उसको सजेशन दे रहे हो, एक पर्सनल एडवाइस दे रहे हो, पर्सनल सलाह दे रहे हो, आपका मानना है, अपने हिसाब से आप बता रहे हो, तो आप शुड का इस्तेमाल करोगे कि यार तुझे डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, मतलब आपका मानना है ऐसा। लेकिन वहीं पर अगर बेटा हम बोले कि वन डैश रिस्पेक्ट हिज कंट्री, तो ये क्या है बेटा, ये जनरल सेंस है, जो सही है आप वो बता रहे हो, तब आप ought to का इस्तेमाल करते हो कि वन ought to respect his country, के एक इंसान को करना चाहिए, दोनों चाहिए का सेंस देते हैं, लेकिन ये क्या सेंस देते हैं कि मॉरली, कि जो चीज जनरली होनी चाहिए, जो कि मतलब जनरली एक आप क्या बोलेंगे उसे, कंप्लीट गुड बेनिफिट के लिए है, जो जनरल मॉरल है, जो कि सही है, जो होना चाहिए, वो अगर आप बोलोगे तब ought to का इस्तेमाल होगा, जैसे कि भाई देश की जो है हमें इज्जत करनी चाहिए, तो ये एक मॉरल सलाह है ना, ये जनरल, ये फॉर बिगर बेनिफिट है, या फिर ये एक ऐसी चीज है जो कि व्हाट इज करेक्ट, जो कि सही है, ऐसा ही होना चाहिए, सिर्फ मेरे हिसाब से या इसके हिसाब से नहीं, जनरली ऐसा ही होना चाहिए, तब आप ought to का इस्तेमाल करते हो। लेकिन हम यहां पे शुड का इस्तेमाल करेंगे जब आप अपना पर्सनली बोल रहे हो कि मेरा ये मानना है, ठीक है, तब आप शुड का इस्तेमाल करते हैं। आई होप इतना समझ में आया होगा बेटा, यही सबसे बेसिक है, यहीं पर क्वेश्चन आते हैं और यही कंफ्यूजिंग हो जाता है, ठीक है। चलो अगला जो है हमारे पास विल है, विल आता है सर्टेनिटी के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, विलिंगनेस के लिए। सर्टेनिटी यानी कि निश्चितता, आप बोल रहे हो कि सर्टेनली ये चीज तो होगी होगी, ये तो मैं करूंगा ही करूंगा फ्यूचर को लेकर, राइट, या फिर रिक्वेस्ट होती है पोलाइट, या फिर अगर विलिंगनेस, इच्छा जाहिर करना हो तो विल का इस्तेमाल होता है, जैसे कि द फ्लाइट विल टेक ऑफ एट 4 PM, ये सर्टेनिटी है, ऐसा होगा ही होगा, जो फ्लाइट है वो 4 बजे तक टेक ऑफ कर जाएगी, ठीक है। विल यू हेल्प मी प्लीज, ये एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरी प्लीज हेल्प करेंगे, एंड इफ शी इनवाइट्स मी आई विल अटेंड हर फंक्शन, ये विलिंगनेस है, इच्छा, कि अगर इनवाइट करेगी तो हाँ जरूर मैं उसके फंक्शन में जाऊंगा। अगला देखो वुड, वुड बेटा पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए होता है, और ऑफर करने के लिए, अगर आप कोई चीज ऑफर कर रहे हैं तो आप वुड का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि वुड यू प्लीज हेल्प मी, अब ये एक पोलाइट रिक्वेस्ट है कि क्या आप प्लीज मेरी मदद करेंगे, ठीक है। वुड यू लाइक टू हैव टी, ऑफर है कि क्या आप चाय पीना चाहेंगे। गॉट इट बेटा, क्लियर है सभी को। चलो सो अब यहां पर हम आगे आ जाते हैं, और शुड सॉरी शैल हमने अभी तक, शुड हमने देखा, ought to देखा, अब शैल का क्या इस्तेमाल होता है, शैल ना कंफर्मेशन के लिए, ठीक है, अगर आप कोई चीज कंफर्म कर रहे हो उसके लिए भी होता है शैल, ठीक है, या कंफर्मेशन मांग रहे हो उसके लिए भी होता है, आप अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हो, डिटर्मिनेशन, या देखो स्पेशली स्ट्रिक्ट रूल्स एंड कमांड के लिए, हमने देखा होगा ना जब भी नोटिस आते हैं, राइट, स्कूल्स में हो या ऑफिसेज में हो, जब नोटिस आते हैं या कोई ऑर्डर आता है, ऑफिशियल ऑर्डर्स आते हैं, तो उसमें ना शैल का इस्तेमाल होता है, तो बेटा ऑफिशियल ऑर्डर्स वगैरह जो हो उसके अंदर आप देखना शैल ही यूज होगा, जैसे कि स्कूल में अगर आए या कि यू शैल, द फीस शैल बी पेड बाय मंडे, या द फीस शैल बी पेड बाय एवरी फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ, के पहले हफ्ते तक जो है फीस पे हो जानी चाहिए, है ना, या सभी बच्चों को सभी बच्चे स्कूल टाइम से आने चाहिए, जो भी अगर ऐसे ऑफिशियल ऑर्डर्स आते हैं तो उसमें शैल का इस्तेमाल होता है, तो यही आपको ध्यान रखना है। अब देखो पहले क्या है, शैल आई गो नाउ, कंफर्मेशन के लिए, क्या मैं अब जाऊं, ठीक है, यू शैल, इसका कंफर्मेशन यही होगा। द स्टूडेंट्स शैल फॉलो द स्कूल रूल्स, के स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कूल रूल्स को फॉलो करें, ये एक ऑफिशियल ऑर्डर आप कह सकते हो, स्ट्रिक्ट रूल या कमांड है, ठीक है, तो यहां पर शैल का इस्तेमाल होता है। अब आता है हमारे पास यूज टू, ठीक है। अब ये देखो, ये जितने भी थे बेटा 10 हमने जो पढ़े, ये है कंप्लीट मॉडल्स, ये पूर्ण मॉडल्स हैं पूरे तरीके से, ठीक है, तो इनका ये पर्पस था। अब जो हम पढ़ने वाले हैं 3, ये पार्शियल मॉडल्स हैं, ये मॉडल का काम भी करेंगे लेकिन ये मेन वर्ब भी बन जाएंगे और ये एडजेक्टिव भी बन जाते हैं। तो यहां पर हमें क्या करना रहता है ना, देखिए अब अगर यूज टू जो है, यूज टू पास्ट हैबिट बता रहा होगा तो मॉडल वर्ब होगा, लेकिन यूज टू अगर आपको प्रेजेंट के सिनेरियो के बारे में कुछ बताने लगे, प्रेजेंट हैबिट वगैरह बताने लग जाए, तब ये क्या होता है, तब ये एक एडजेक्टिव का काम करने लग जाता है, आप ऐसे समझ लो, ठीक है। तो यहां पर देखो फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपके सामने 2 एग्जांपल्स दे दूं, तो अगर यहां पर लिखा है कि आई यूज टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग,
मैं सुबह जल्दी उठा करता था, ठीक है। और वहीं पर यहां लिखा है आई एम यूज्ड टू वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो बेटा इन दोनों सेंटेंसेस में फर्क क्या नजर आ रहा है? देखो मैं ना आपको यहां पे सिंपल सा समझाऊं तो जब भी आपको ये वाला स्ट्रक्चर देखने को मिले, ठीक है, कि यूज टू है और यूज टू के साथ जब भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा हो, दैट मींस कि तब ये क्या है बेटा, तब ये मॉडल का काम कर रहा है, क्योंकि मॉडल की शर्त ही क्या है कि आप मेरे बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म ही यूज कर सकते हैं। तो यहां पर देखो ना कि जब भी यूज टू पास्ट की हैबिट बता रहा हो और उसके साथ उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हो, तब ये मॉडल वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये पास्ट की हैबिट बता रहा है और इसके बाद देखो, इसके बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, वेक, वोक, वोकन, यही तो होता है कि नहीं? वेक अप, वोक अप, वोकन अप, पता है ना सबको? वेक, वोक, वोकन, जागने के लिए वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं अलग अलग। तो यहां पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं कि मैं उठा करता था सुबह जल्दी, तो पास्ट हैबिट है और यूज्ड टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो मॉडल वर्ब का काम कर रहा है। लेकिन यहीं पर अगर आप देखो है ना, यहां पर क्या है कि अगर कोई बी की फॉर्म यूज हुई है, बी की फॉर्म अभी मैं आपको बता चुकी हूं कि इज, एम, आर ये सब रहती हैं, वॉज, वर वगैरह, है ना। तो बी की कोई फॉर्म यूज हुई है, उसके बाद अगर यूज टू लिखा है और यूज टू के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज हो रहा है, तब ये ना क्या है बेटा, मॉडल वर्ब नहीं है, तब ये एक एडजेक्टिव के तरीके से काम कर रहा है, आप ऐसे समझेंगे। गॉट इट? तो यहां पर देखो, और मॉडल वर्ब इसलिए भी नहीं है क्योंकि मॉडल वर्ब का क्लियर कट फंडा है यार कि मेरे बाद फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। यहां पर यूज टू के बाद तुमने क्या कर दिया, आईएनजी फॉर्म लगा दी, और ये प्रेजेंट की हैबिट बता रहा है कि मेरे को आदत है सुबह जल्दी उठने की, आई एम यूज्ड टू वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ये इनके बीच में फर्क होता है, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। अब डेयर एंड नीड, ये डेयर और नीड जो है ना बेटा, ये कभी कभार तो मॉडल वर्ब भी बनते हैं, ठीक है। ये क्या बनते हैं, ये मॉडल वर्ब्स भी बनते हैं, मॉडल्स भी बनते हैं, लेकिन ये वहीं पर कभी कभार क्या होता है, दोनों के दोनों मेन वर्ब भी बन जाते हैं। तो कब ये मॉडल वर्ब बनेंगे, कब ये मेन वर्ब बनेंगे? तो देखो, अगर बेटा आप इनको मॉडल वर्ब के तरीके से यूज करना चाहते हो तो ये मॉडल वर्ब सिर्फ और सिर्फ तब बनते हैं जब एक नेगेटिव सेंटेंस होता है या एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। जब भी कोई पॉजिटिव सेंटेंस में इनका इस्तेमाल होता है या एफर्मेटिव सेंटेंस में इनका इस्तेमाल होता है, तब ये मेन वर्ब रहते हैं। क्लियर है? एग्जाम्पल से समझा देती हूं। फॉर एग्जाम्पल आप ये ले लो कि आई डेयर यू to spend a night alone in this room। अब ये क्या है बेटा, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, मैं तुम्हें डेयर करता हूं, ठीक है, कि तुम एक रात इस कमरे में अकेले बिताओगे। तो यहां पर क्या है, यहां पे डेयर जो है, उसके बाद देखो ये मेन वर्ब है, सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ, मेन वर्ब हुआ, और उसके बाद क्या आ रहा है बेटा, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ रहा है। मैं डेयर करता हूं, डेयर व्हाट, डेयर हुम, डेयर यू, फिर उसके बाद प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से चलता चला जा रहा है, ठीक है। तो अब आप समझ रहे हो यहां पर ये क्या है, मेन वर्ब है। लेकिन वहीं पर अगर मेरे को इसे मॉडल वर्ब के तरीके से यूज करना है, तो मॉडल वर्ब क्या बोलता है कि मेरे बाद एक और वर्ब आना चाहिए और वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। तो कैसे होगा, ठीक है, यू डेयर नॉट स्पीक टू मी लाइक दैट, ठीक है। तो यहां पर बेटा क्या है, सब्जेक्ट, ये आपका मॉडल वर्ब है और ये आपका मेन वर्ब है। मेरे से जुर्रत मत करना उस तरीके से बात करने की, यू डेयर नॉट स्पीक टू मी लाइक दैट। तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब रहा मेन वर्ब, और ये रहा उसका, सॉरी, हेल्पिंग वर्ब रहा मॉडल वर्ब, और ये रहा उसका फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब या बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो मेन वर्ब है। उल्टा बोल रही हूं, ये मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के साथ उसका बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ठीक है। तो आप नेगेटिव सेंटेंस के अंदर ही इनको यूज करेंगे, तब ये क्या होते हैं, तब ये बनते हैं बेसिकली मॉडल, वरना ये पॉजिटिव सेंटेंस में मेन वर्ब बन के आते हैं। नीड जो है वो नेसेसिटी दिखाता है, जरूरत। डेयर जो है जुर्रत बताता है, नीड जरूरत बताता है, ठीक है। अब अगर मैं फॉर एग्जाम्पल ऐसा एक सेंटेंस लिख दूं कि आई नीड हेल्प, तो बेटा इस सेंटेंस के अंदर नीड क्या है, इस सेंटेंस के अंदर नीड आपका मेन वर्ब है। मैं यहां पे सब्जेक्ट हुआ, ये आपका मेन वर्ब हुआ, ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ, है ना। मुझे जरूरत है, क्या जरूरत है, किसकी जरूरत है, हेल्प की।
तो यहां पर ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो नीड यहां मेन वर्ब का काम कर रहा है। इसके बाद ये अकेला आया है सेंटेंस में, मेन हेल्पिंग वर्ब तो अकेले आ नहीं सकते और मॉडल वर्ब तो बिल्कुल भी नहीं आ सकते। तो यहां पे क्या सेंटेंस बनेगा, आई नीड नॉट वेस्ट माई टाइम एनी मोर, मुझे और समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। तो नीड जब नेगेटिव सेंटेंस में आ रहा है तब आप उसके साथ देख रहे हो कि एक और मेन वर्ब की इस्तेमाल हो रही है और ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो यहां पे नीड आपका मॉडल वर्ब है। ऐसे ही क्वेश्चन वाले सेंटेंस में, तो वही मैं बोल रही हूं कि नेगेटिव एंड क्वेश्चन वाले सेंटेंस में ही ये दोनों जो है वो मॉडल वर्ब बनते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस में ये मेन वर्ब का काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि डेयर यू स्पीक टू मी लाइक दैट, जुर्रत हो तुम्हारी तो बात करके देखना मेरे से इस तरीके से। ठीक है, अगर हम बोलना चाह रहे हैं तो डेयर यू स्पीक टू मी लाइक दैट। नीड यू नॉट, या देखो हाँ नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बन सकते हैं। ठीक है, नीड यू वेस्ट योर टाइम एनी मोर, और टाइम बर्बाद करने की जरूरत है क्या, इस तरीके से। सो आपके सेंटेंसेस हो जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर ये तो हुआ तुम्हारा बेसिक मॉडल वर्ब का ज्ञान। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, बेसिक। यू शुड हैड कम येस्टरडे, तो यहां पर हम क्या कहना चाह रहे हैं, देखो यहां पर भी अगर आप ध्यान दोगे तो बेटा ऐसे सेंटेंसेस के अंदर भी क्या होता है, पहली बात तो बच्चे सोचते हैं जब टेंसेस पढ़ते हैं कि विल और शैल मैम ये जो है ये भी आपके प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है। नहीं बेटा, जब मैंने स्टार्टिंग में ही आपका पूरा चार्ट बना करके दिखाया था, यहां आप देखो तो क्या इधर मैंने विल शैल लिखा, नहीं लिखा ना। क्यों, क्योंकि विल शैल प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में नहीं आते, मॉडल वर्ब के अंदर आते हैं। हाँ टेंसेस में हम इस्तेमाल करते हैं उनको, ठीक है, लेकिन वो मॉडल हेल्पिंग वर्ब में आते हैं और उनके साथ अगर आप हमेशा देखोगे तो वर्ब की कभी फॉर्म चेंज नहीं होती, वो अपने बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब, सॉरी वो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, मॉडल वर्ब होते हैं, उनके बाद हमेशा क्या आता है, उनके बाद हमेशा बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है। जैसे कि दिखा देती हूं आप लोग को एग्जांपल से, अगर आप देखेंगे तो हम जब भी फ्यूचर टेंस में बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, आई विल गो टू स्कूल, तो ये सिंपल फ्यूचर है। सिंपल फ्यूचर में विल के बाद आप देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हो, लेकिन जब फ्यूचर कंटिन्यूस होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, विल शैल के बाद बी लगा देते हैं, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट विल शैल के बाद आईएनजी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये मॉडल वर्ब है, ये अपने बाद क्या लेता है, तो अपने तुरंत बाद ये लेगा ही लेगा वर्ब की बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म, इसलिए बी आता है। इसलिए हम जब फ्यूचर टेंस में हम क्या करते हैं बेटा, फ्यूचर टेंस में जब हम इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर तो हम विल शैल के साथ हैव लगा देते हैं। आपने कभी सोचा है विल शैल के बाद डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों नहीं आती, हैज हैव के बाद तो डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है ना, इनके बाद तो डायरेक्ट आ जाती है, इसके बाद क्यों नहीं आती, इसके बाद हम हैव क्यों लगाते हैं बीच में, क्योंकि ये मॉडल वर्ब है, इनके बाद वर्ब की बेस फॉर्म आनी चाहिए, तो हम हैव जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो लेते हैं और उसके बाद थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो वैसे ही अब यहां पर भी देखो तो इस सेंटेंस में यू शुड लिखा है, तो शुड जो है, शुड एक मॉडल वर्ब है, उसके बाद बेटा हैड नहीं आ सकता। देखो यहां पे हैव जो है वो क्या बनता है, वो कभी कभार मैंने बोला ना, यहां पर अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जितनी भी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब हैं, ये हैव हैड भी तो है, ये हेल्पिंग वर्ब भी बनती हैं जब ये मेन वर्ब के साथ आए, वरना ये खुद मेन वर्ब बन जाती हैं और अकेले भी आती हैं सेंटेंस में। तो यहां पर हैव हैड जो है वो क्या है, वो एक्चुअल में बेटा मेन वर्ब भी बन सकता है, हैव उसकी फर्स्ट फॉर्म होती है, हैड उसकी सेकंड फॉर्म होती है और दोबारा से हैड ही उसकी थर्ड फॉर्म होती है। तो शुड के बाद सेकंड फॉर्म आ रखी है, हो ही नहीं सकता, तो सेंटेंस में एरर है, यू शुड हैव कम येस्टरडे, तुम्हें कल आना चाहिए था। द स्ट्रीट्स आर फ्लडेड, इट मस्ट हैव रेन्ड लास्ट नाइट, ये सेंटेंस अगर देखें तो एकदम करेक्ट है, मस्ट है, मस्ट आपका मॉडल है, उसके बाद हैव लगा है कि भाई जो स्ट्रीट है वो उसमें एकदम भरी पड़ी है पानी से, है ना, तो जाहिर सी बात है कल बारिश हुई होगी। ही मे ग्रो ओल्ड सिंस वी लास्ट सॉ हिम, तो हम बोल रहे हैं कि वो बूढ़ा हो चुका होगा, आखिरी बार जब उससे मिले थे तो पक्का बूढ़ा हो गया होगा। तो ही मे हैव लिख सकते हो, 50-50 चांसेस अगर बोलना चाह रहे हो तो हाँ वो बूढ़ा हो चुका होगा, है ना, मे बी नॉट, वो वाली फीलिंग है, तो मे के साथ हैव लगाएंगे। ठीक है, जब हम चुका होगा, ये काम तो हो चुका होगा, जब ये फीलिंग देना चाहते हैं तो मॉडल वर्ब के साथ हैव की फॉर्म लगाते हैं। तो मे हैव बोल सकते हो या फिर आप मस्ट हैव भी बोल सकते हो जब आपको है कंफर्मेशन कि हाँ पक्का बूढ़ा हो चुका होगा, तो ये भी आ सकता है। तो ये आपका सेंटेंस बनेगा। अब आते हैं हम इडियोमेटिक मॉडल्स पर। इडियोमेटिक मॉडल्स क्या होते हैं बेटा, ये ऐसे होते हैं, अब जैसे ईडियम्स होते हैं ना, ईडियम्स जैसे कि आंखों का तारा होना, तो ये ईडियम्स का मतलब क्या है, जैसा लिखा है वैसा ही मीनिंग थोड़ी होता है। सच में कोई तुम्हारी आंख का तारा है क्या, तुम्हारी आंख के अंदर कोई है क्या, तारा बैठा है क्या, नहीं ना। आंखों का तारा होना उसका जो लिटरल सेंस है, आंख में तारा या आंखों का तारा, वो सेंस नहीं निकलता ईडियम्स का। ईडियम्स का सेंस क्या निकलता है कि आप जो कह रहे हो
वो वर्ड्स अलग हैं, उसका लिटरल मीनिंग नहीं है, बल्कि हम मीनिंग कुछ और निकाल रहे हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि अंगूर खट्टे हैं, तो क्या सच में अंगूर खट्टे हैं? कहने का क्या मतलब है कि कोई चीज जो तुम अचीव ना कर पाओ तो तुम उसी चीज को, उसी के बारे में बुरा भला बोलने लग जाओ। जैसे कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, तो सच में आंगन किसी का टेढ़ा थोड़ी है, लिटरल मीनिंग थोड़ी है। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है कि जब खुद को ही कुछ काम नहीं आता तो हम क्या करते हैं, हम ना खुद की कैपेबिलिटी पे नहीं देखते कि शायद हमें ही वो काम नहीं आता, हम दूसरों को ही ब्लेम करते हैं, राइट। तो यहां पर जैसे इडियम्स होते हैं ना बेटा, कि जो देखने में पढ़ने में आता है वही मीनिंग नहीं होता, मीनिंग उसके अंदर कुछ और डीप होता है। तो वैसे ही इडियोमेटिक मॉडल्स जो है, जो पढ़ने में आ रहा है वही मीनिंग नहीं है, ये साथ में मीनिंग कुछ और देते हैं। तो हैव टू के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तब वो मीनिंग क्या होता है? कोई फोर्स्ड एक्शन का मीनिंग होता है कि जबरदस्ती कोई काम आपको करना पड़ रहा है या करवाया जा रहा है। जैसे कि ही हैड टू लीव इंडिया, उसे भारत छोड़ना पड़ा, छोड़ना चाहता नहीं था, जबरन ऐसे हालात हो गए या ऐसा कुछ हुआ कि उसे छोड़ के ही जाना पड़ा, तो फोर्स्ड एक्शन था। बी के साथ, बी की कोई भी फॉर्म हो सकती है इस एमआर में से, ठीक है। तो बी के साथ गोइंग टू लग रहा है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, या बी के बाद बी की कोई फॉर्म के बाद अबाउट टू लिखा है और फिर फर्स्ट फॉर्म है, या बी की कोई फॉर्म के बाद टू लिखा है और फिर फर्स्ट फॉर्म है, इनमें से कुछ भी दिया है तो इनका मीनिंग क्या होता है कि फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में तुमने कुछ प्लान किया है, तुम वो करने जा रहे हो। नियर फ्यूचर यानी कि अभी कुछ समय में। तो अगर मैं बोलूं आई एम गोइंग टू स्टडी ऑल नाइट, यानी कि मैं 4 दिन बाद का नहीं बोल रही, मैं अभी का बोल रही हूं कि आज मैं पूरी रात पढ़ने वाली हूं, ठीक है। या जैसे कि बी और अबाउट टू लिखा है, अगर मैं बोलूं वी आर अबाउट टू फिनिश द चैप्टर, हम ये चैप्टर अब बस खत्म ही करने वाले हैं, यानी कि नियर फ्यूचर में अभी ये काम होने ही वाला है। तो ये प्लान्ड एक्शन होता है नियर फ्यूचर का। अब वहीं पर बेटा अगर आपके सामने वुड रैदर दैन दिया हुआ है, तो ये चॉइस शो करने के लिए होता है कि मैं ये करने से बेहतर तो ये कर लूंगा। चॉइस बता रहे हो आपकी, दो ऑप्शन में ये इससे बेटर ये होगा। जैसे कि आई वुड रैदर डाई दैन बेग, तो वुड रैदर का इस्तेमाल किया, फिर आपने कोई यहां पे वर्ब यूज किया और दैन, तो ये दोनों ऑप्शन है कि भीख मांगना और मरना, तो भैया भीख मांगने से तो मरना पसंद करूंगा। अब यहां पर जो है हैड बेटर, हैड रैदर, हैड सूनर, इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, पहली बात तो इन तीनों के साथ। और ये तीनों का इस्तेमाल क्या होता है? स्ट्रॉन्ग सजेशन के लिए, कि ये कर लेना चाहिए था, ये कर लेना चाहिए, अच्छा रहता, ठीक है। तो आप मतलब जो स्ट्रॉन्ग सजेशन देना चाह रहे हो, जैसे कि आई हैड रैदर स्टे एट होम, कि भाई मैं घर पे ही रहना पसंद करूंगा बाहर जाने से, तो ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग सजेशन, तो ये आपके होते हैं, ठीक है बेटा। अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन ही ग्रोज अप ही विल लाइक टू बी एन इंजीनियर, तो इस सेंटेंस में एरर क्या है आप लोग मुझे जल्दी से बताएंगे, सभी लोग कमेंट सेक्शन में, एवरीबडी वेयर इज द एरर इन द गिवन सेंटेंस, बताओ जल्दी से, सेंटेंस में एरर कहां पर दिया गया है बेटा जी, ठीक है। तो अगर हम इस सेंटेंस में देखें तो हम क्या बोल रहे हैं, व्हेन ही ग्रोज अप, तो आप ना क्या बता रहे हो, आप अपनी चॉइस बता रहे हो। तो विल नहीं, वुड का इस्तेमाल करके हम चॉइस भी बताते हैं, कि प्रेफरेंस बता रहे हो। जैसे हम बोलते हैं ना कि वुड यू लाइक टी और कॉफी, चाय पीना चाहोगे या कॉफी पीना चाहोगे, तो वुड का इस्तेमाल करते हैं ना, है ना, ऑफर या फिर अपनी चॉइस बताने के लिए। तो यहां पर बेटा व्हेन ही ग्रोज अप ही वुड आना चाहिए, ही वुड लाइक टू बी एन इंजीनियर, वो अपनी चॉइस बता रहे हैं कि वो बड़े होकर के इंजीनियर बनना चाहेगा, ठीक है। अब यहां पर देखो, यू डैश लीव नाउ इफ यू डोंट वांट टू मिस द लास्ट ट्रेन, तो अब यहां पर क्या होना चाहिए? अच्छा, एक और चीज आप इसका आंसर करेंगे कमेंट्स में, एक और चीज तब तक मैं बता दूं बेटा, कि ये जो विल, वुड, ये जो वर्ड्स होते हैं ना, इनका इस्तेमाल आप कंडीशनल सेंटेंसेस में भी देखने वाले हो, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं वहां पर भी इनका इस्तेमाल होता है, तो वो जब हम पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये और कैसे इस्तेमाल होता है। मतलब दिस इज फॉर डीपर अंडरस्टैंडिंग, जो ग्रामर की डीपर अंडरस्टैंडिंग चाहता है ना, तो उसको और आगे जाकर के और क्लैरिटी मिलती चली जाएगी। एकेडमिक्स के लिए तो इतना भी काफी है, एकेडमिक्स के लिए एग्जाम क्लियर करना है तुम्हें, एकेडमिक का क्लियर है, ठीक है। जो कॉम्पिटिटिव लेवल पे और डीपर जाना चाहता है, नॉलेज और एनहांस करना चाहता है, तो वो भी पढ़ोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी के लिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखो, यू डैश लीव नाउ, अब यहां पर इफ यू डोंट वांट टू मिस द ट्रेन, तो यहां पर हम क्या कह रहे हैं, हम सजेस्ट ही तो कर रहे हैं कि भाई तुझे तो निकल लेना चाहिए अभी के अभी, अगर तू लास्ट आखिरी ट्रेन मिस नहीं करना चाहता, तो आखिरी ट्रेन है ना, मिस हो जाएगी, तो आप सजेशन ही तो दे रहे हो कि अभी निकल जाना चाहिए तुमको, अगर तुम ट्रेन मिस नहीं करना चाहते तो ऑट यूज होना चाहिए क्या? देखो ऑट के बाद टू आना जरूरी है, ऑट के बाद टू ही नहीं दिया, तो बेटा यहां पे तो सिंपल है कि ये तो करेक्ट नहीं है आपका, ठीक है। यू विल लीव नाउ, तो आप सर्टेनिटी थोड़ी बता रहे हो कि तू चला जाएगा अभी,
यहां पे ये भी तो लिखा है इफ यानी कि कोई एक आप कंडीशन भी तो लगा रहे हो कि अगर तुमको मिस नहीं करनी ट्रेन तो यहां पर विल तो आएगा नहीं, कुड, है ना, तुम जा सकते थे, कुड भी नहीं होगा। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या है, हैड बेटर, क्योंकि अभी अभी हमने सीखा ना, अभी मैंने आपको बताया कि हैड बेटर स्ट्रॉन्ग सजेशन के लिए होता है कि भाई तुझे चले जाना चाहिए अभी, अगर तू ट्रेन मिस नहीं करना चाहता। तो यहां पर क्या होगा करेक्ट आंसर, हैड बेटर। सही बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, ही डैश टू गो फॉर स्विमिंग वंस अ वीक, ही ऑट टू गो फॉर स्विमिंग, ही यूज टू गो फॉर स्विमिंग, ही शुड टू गो फॉर स्विमिंग, ही विल टू गो फॉर स्विमिंग। बताओ क्या होना चाहिए बच्चे करेक्ट आंसर, एवरीवन, सबका आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो देखो ही डैश टू गो फॉर स्विमिंग वंस अ वीक, तो यहां पर हमें क्या समझ में आ रहा है कि एक तो ना शुड या विल तो आएगा नहीं, टू लग रहा है कि नहीं, ये क्यों नहीं आएगा भाई, शुड और विल अपने बाद क्या लेते हैं, मेन वर्ब है ना, ये मॉडल वर्ब है ना, इनके बाद आना चाहिए ना कुछ तो मेन वर्ब का फॉर्म। तुमने अगर प्रीपोजिशन टू लगा दिया तो ये गो क्या है, ये तो यहां पर अगर हम देखें टू गो, तो टू के साथ वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ये तो यहां पर पूरा कॉम्बिनेशन ही बिगड़ रहा है, सत्यानाश हो रहा है। विल और शैल के बाद टू क्यों आ रहा है बीच में, टू नहीं आना चाहिए ना, डायरेक्ट आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, तो इसलिए ये नहीं आएगा। ऑट टू और यूज टू में से ही आ सकते हैं, क्योंकि ऑट अपने बाद टू लगाता है और ऑट टू लगेगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, फिर ये एक पूरा कॉम्बिनेशन बन जाएगा मॉडल वर्ब का, और उसके बाद उसको बेस फॉर्म मिल जाएगी। या तो यूज्ड के साथ भी टू आता है, तो यूज टू भी एक मॉडल वर्ब का पूरा कॉम्बिनेशन बन जाएगा और उसको अपनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाएगी। लेकिन दोनों में से आना क्या चाहिए, देखो यूज टू जो है वो पास्ट एक्शन बताता है और ऑट टू एक मॉरल ऑब्लिगेशन बताता है जनरल बेनिफिट के लिए। तो यहां पर बेटा हम कोई ना सलाह नहीं दे रहे हैं, है ना, कि तुम्हें जाना चाहिए स्विमिंग के लिए वंस अ वीक, है ना। अगर आप सलाह देना चाहोगे तो आप शुड बोलोगे कि ही शुड गो फॉर स्विमिंग, तो उसे जाना चाहिए स्विमिंग के लिए, बट यहां पर वो सेंस नहीं निकल रहा है। यहां पर एक पास्ट के एक्शन का सेंस निकल रहा है कि जो काम हुआ करता था, कि वो जाया करता था स्विमिंग के लिए, तो यहां पे ही यूज्ड टू आना चाहिए। समझ गए, ठीक है। अब देखो अगला, शी डैश गो देयर नाउ बिकॉज आई डिड हर वर्क, तो अब यहां पे रीजन भी दे रहे हो आप, क्योंकि मैंने उसका काम कर दिया है तो अब उसे वहां जाने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे हम नेसेसिटी बताना चाह रहे हैं, तो शी मस्ट नॉट गो देयर, उसे बिल्कुल, मस्ट का इस्तेमाल जब हम करते हैं तो मस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग देता है कि बिल्कुल नहीं जाना है उसको, बिल्कुल भी किसी हालत में, कड़े तरीके से तुम यहां पे बता रहे हो कि मस्ट नॉट, यू मस्ट नॉट डू दैट, यानी कि तो तुम्हें बिल्कुल नहीं करना है। तो मस्ट का इस्तेमाल होना चाहिए क्या यहां पर, कि उसे तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए वहां पर क्योंकि उसका काम हो चुका है, या नीड नॉट, या कैनॉट मतलब कैपेबिलिटी, एबिलिटी, कि वो जा नहीं सकती वहां क्योंकि उसका काम हो चुका है, या उसे नहीं जाना चाहिए वहां। बेटा देखो हम नेसेसिटी बोल रहे हैं कि उसको जरूरत नहीं है वहां जाने की क्योंकि उसका काम हो चुका है, तो नेसेसिटी के लिए हम नीड का इस्तेमाल करते हैं, तो यहां पर आना चाहिए शी नीड नॉट, सॉरी नीड टू नहीं, नीड नॉट गो देयर नाउ बिकॉज हर वर्क इज, आई डिड हर वर्क, या बिकॉज हर वर्क इज डन। ठीक है बेटा, क्लियर है आप सभी लोगों को। चलो तो ये तो देखो आज हम लोगों ने पूरा मॉडल वर्ब पढ़ लिया है, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, राइट, जहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और फिर हम लोग बहुत सारे एरर करेक्शन के क्वेश्चंस, प्रैक्टिस तो मैं भी करवाऊंगी क्लास में, जहां पे हम बहुत सारे एरर करेक्शन के क्वेश्चन, सेंटेंस अरेंजमेंट के क्वेश्चन, ये सब कुछ करने वाले हैं क्लास में मिलकर के, ठीक है। सो आई होप अच्छा लगा होगा सेशन, सारे बेसिक्स क्लियर हुए होंगे, चीजें समझ में आई होंगी। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी घर पे, तभी जाकर के और क्लियर होगा, और बाकी तो फिर मैं आपसे मिलूंगी ही नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू एवरीवन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।